नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारी ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल चामुंडा स्टडी स्टूडियो को और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों आज की हमारी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की क्लास। मित्रों, मैं आपके सामने आज की जो हमारी क्लास है वह मित्रों 6वें नंबर की क्लास है, यानी कि इससे पहले हमारी 5 क्लासें और हो चुकी हैं मित्रों। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी हैं तो उनको भी मित्रों अवश्य देखें, क्योंकि मैंने जितने भी प्रश्नों का वर्णन किया है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो मित्रों, आज फिर मैं आपके सामने 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और मित्रों, यह सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे वह MP टेट हो, चाहे C टेट हो, चाहे UP टेट हो, चाहे रीट हो, चाहे वह किसी भी प्रकार की जो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं, कोई भी परीक्षा हो किसी भी राज्य की हो, सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं इन प्रश्नों को और शुरू करते हैं आज की हमारी पहली क्लास। चलिए मित्रों, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि क्रोमोविड सैरगुणता का अर्थ है। मित्रों, जो सैरगुणता होती है इसका अर्थ ही होता है सैरगुणता का कि एक प्रकार की बीमारी या एक प्रकार का हम भाव कहें या रुग्ण कहें या अस्वस्थता कहें, यानी कि व्यक्ति जब अस्वस्थ हो जाता है तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के भाव या बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो वही कहलाता है सैरगुणता। तो मित्रों, देखते हैं इसका अर्थ क्या है। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें यह एक प्रकार का विकार या स्थिति का वर्णन करता है जो किसी अन्य विकार या स्थिति के साथ हो सकते हैं। मित्रों, वैसे तो यही ऑप्शन इसका सही लग रहा है, हम नीचे वाले भी देख लेते हैं। कोई स्थिति स्वतंत्र रूप से प्रकट हो सकती है और प्रदर्शन पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है। मित्रों, यह उत्तर तो इसका होगा नहीं। अगला ऑप्शन देखते हैं, संज्ञानात्मक हानि जीवन काल को छोटा कर सकती है। मित्रों, यह भी नहीं होगा और इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो मित्रों, इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा यह एक प्रकार का विकार या स्थिति का वर्णन करता है जो किसी अन्य विकार या स्थिति के साथ हो सकते हैं। इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा कि किशोर अवस्था में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण क्या है। तो मित्रों, जो किशोर अवस्था जो होती है जो कि 13 से लेकर 18 वर्ष तक चलती है, उसमें मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण क्या होता है। क्या सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, क्या आत्महत्या होती है, क्या मनोविकृति होती है या ड्रग ओवरडोज होता है। तो मित्रों, इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा आत्महत्या, क्योंकि मित्रों जो किशोर अवस्था के बालक होते हैं वह किसी भी प्रकार की जब उनके मन में द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है या वह अपने जीवन से असंतुष्ट हो जाते हैं तो उनके अंदर आत्महत्या की भावना विकसित हो जाती है। तो आत्महत्या ही मित्रों किशोर अवस्था में मृत्यु का प्रमुख कारण माना गया है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा आत्महत्या। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों, अगला प्रश्न है हमारा कि UDL का विस्तृत रूप क्या है। मित्रों, UDL का विस्तृत रूप जो है वह है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। तो मित्रों, इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा कि गेस्टाल्ट का अर्थ खाली स्थान होता है, यानी कि जो गेस्टाल्टवाद शब्द जो है उसका मित्रों जो अर्थ होता है वह होता है समग्र कहें, चाहे हम पूर्ण कहें, चाहे विस्तृत कहें, यानी कि जो गेस्टाल्ट का अर्थ होता है वह होता है संपूर्ण एकीकरण, यानी कि गेस्टाल्ट का अर्थ ही मित्रों संपूर्ण या पूर्णाकार होता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा संपूर्ण एकीकरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों, अगला प्रश्न है हमारा कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जटिल विचार खाली स्थान के दौरान आते हैं, यानी कि जो पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके अंतर्गत यानी कि जो जटिल विचार आते हैं जब व्यक्ति लगभग हम यूँ कहें कि जब वह लगभग किशोर अवस्था के मध्य में जब एक बालक होता है तो उसके अंदर जटिल विचार आने लगते हैं, यानी विभिन्न प्रकार की बातों का वह अध्ययन करने लगता है, उनके बारे में सोचने लगता है, उनके बारे में विचार करने लगता है। तो मित्रों, जो पियाजे जी हैं जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जो कि पहली अवस्था जो होती है वह होती है संवेदी मोटर अवस्था, यानी कि जो 0 से लेकर 2 वर्ष तक चलती है वह होती है संवेदी मोटर अवस्था। और जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है वह चलती है लगभग 2 से लेकर 7 वर्ष तक। और जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वह चलती है 7 से लेकर 11 वर्ष तक। और मित्रों, जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहें चाहे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहें यह चलती है लगभग 11 से लेकर 15 वर्ष तक। तो मित्रों, जो जटिल विचार जो
व्यक्ति के मन में आते हैं वह इसी अवस्था में आते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि जो 11 से लेकर 15 वर्ष की अवस्था में जो जटिल विचार एक बच्चे के या एक बालक के मन में आते हैं वह आते हैं औपचारिक संक्रिया अवस्था के दौरान। तो चलिए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कोहलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस स्तर पर नियमों को स्वीकारता है। यानी कि मित्रों जो कोहलवर्ग जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार बच्चा कौन से स्तर पे नियमों को स्वीकारना पसंद करता है। तो मित्रों देखते हैं, क्या वह सार्वभौमिक नैतिक नियमों के सिद्धांत में स्वीकारता है, क्या वह पश्च पारंपरिक स्तर पर स्वीकारता है, या वह पूर्व पारंपरिक स्तर पर स्वीकारता है, या वह पारंपरिक स्तर पर स्वीकार करता है मित्रों नियमों को। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा पारस्परिक, यानी कि जो पारंपरिक स्तर जो होता है, यानी कि जो परंपरा से जो नियम चले आए होते हैं उन्हीं के स्तर पर एक बालक जो होता है वह नियमों को स्वीकारता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा पारंपरिक स्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि यूरी ब्रोफेनब्रेनर के अनुसार खाली स्थान प्रणाली वह छोटा आसन्न वातावरण है जिसमें बच्चा रहता है। मित्रों जो यूरी ब्रोफब्रेनर हैं जो मनोवैज्ञानिक, उनके अनुसार एक छोटा आसन्न वातावरण, यानी कि जो छोटा आसन्न वातावरण होता है, यानी कि जो माइक्रो सिस्टम जो होता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 3 है हमारा, यानी कि जो माइक्रो सिस्टम प्रणाली वह छोटा आसन्न वातावरण है जिसमें बच्चा रहता है। मित्रों माइक्रो का अर्थ ही होता है छोटा। मित्रों वैसे तो माइक्रो सिस्टम एक कंप्यूटर को कहा जाता है, जिसके अंतर्गत जो यूरी ब्रोफब्रेनर हैं उन्होंने एक माइक्रो सिस्टम को एक छोटा आसन्न वातावरण कहा है, यानी कि एक छोटा वातावरण कहा है जिसमें एक बालक या शिशु रहता है। तो उसका सही उत्तर जो होगा वह होगा माइक्रो सिस्टम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है हमारा कि खाने के विकारों को निर्धारित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो खाने संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं उनको निर्धारित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों क्या भार सूचकांक प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो एक व्यक्ति का भार होता है उसका सूचकांक प्रयोग किया जाएगा, या भार का द्रव्यमान प्रयोग किया जाएगा, या शरीर का द्रव्यमान प्रयोग किया जाएगा, या शरीर की ऊंचाई का सूचकांक प्रयोग किया जाएगा। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा शरीर द्रव्यमान सूचकांक, क्योंकि मित्रों शरीर के द्रव्यमान को के सूचकांक को देखकर ही एक बालक में कहें या एक व्यक्ति में कहें या एक शिशु में कहें हम उसके अंदर जो खाने संबंधी विकार जो उत्पन्न हो जाते हैं उनका पता लगा सकते हैं। यानी कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक का प्रयोग करके ही खाने संबंधी विकारों का निर्धारण किया जा सकता है। तो उसका सही उत्तर जो होगा वह होगा शरीर द्रव्यमान सूचकांक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है हमारा, वह पद जो एक बच्चे को एक नया तरीका सीखने में आने वाली कठिनाइयों का सबसे अच्छा वर्णन करता है जो उसने पहले से ही सीखा हुआ है। यानी कि मित्रों वह पद जो एक बच्चे को एक नया तरीका सीखने में, यानी कि एक बच्चा जो होता है जब वह एक नया तरीका सीखता है तो उसके अंदर जो कठिनाइयाँ आती हैं, जो कठिनाइयों का सबसे अच्छा वर्णन करता है, यानी कि वह एक नया तरीका, यानी कि एक नया तरीका जो जब एक बालक या एक शिशु आने वाली कठिनाइयों का अच्छे से वर्णन करे, यानी कि अच्छे से उन्हें कह सके, तो उसे जो उसने पहले से ही सीखा हुआ है, यानी कि वह कौन सा तरीका होगा जिसके अंदर वह पद जो एक बच्चे को एक नया तरीका सीखने में आने वाली कठिनाइयों का सबसे अच्छा वर्णन करता है जो उसने पहले से ही सीखा हुआ, यानी कि वह पद कौन सा होगा। तो मित्रों देखते हैं इसके ऑप्शन। क्या वह सक्रिय हस्तक्षेप होगा, क्या वह पूर्वव्यापी हस्तक्षेप होगा, क्या वह संकेत संबंधी हस्तक्षेप होगा, क्या वह शब्दार्थ हस्तक्षेप होगा। मित्रों जो शब्दार्थ हस्तक्षेप होता है यह तो इसका उत्तर हो नहीं सकता, संकेत संबंधी भी नहीं हो सकता, पूर्वव्यापी हस्तक्षेप भी नहीं हो सकता। मित्रों जब एक बालक या एक व्यक्ति जब एक सक्रिय होता है, यानी कि वह किसी कार्य को करने के लिए सर्वाधिक सक्रिय होता है, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए जब व्यक्ति में सबसे ज़्यादा उत्सुकता आ जाती है, यानी कि वह पूर्ण रूप से सक्रिय होगा उस कार्य को करने के लिए, तो वह किसी भी कार्य को तभी अच्छे से पूर्ण कर पाएगा, तभी उसकी कठिनाइयों के स्तर का पता लगा पाएगा तथा उस कार्य का अच्छे से वर्णन कर पाएगा जब वह अच्छे से सक्रिय होगा। तो उसका सही उत्तर जो होगा वह होगा सक्रिय हस्तक्षेप, यानी कि वह सक्रिय रूप से किसी भी कार्य में हस्तक्षेप करेगा तभी जाके वह उस कार्य में सफल होगा। तो उसका सही उत्तर जो होगा वह होगा सक्रिय हस्तक्षेप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा कि पियाजे ने बच्चों को उनके काल्पनिक निगमनात्मक तर्क को समझने के लिए क्या कार्य किया। यानी मित्रों जो पियाजे जी हैं उन्होंने
बच्चों को उनके यानी कि जो बच्चे जो कल्पना करते हैं, जो निगमनात्मक तर्क करते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के जब वो तर्क करते हैं तो उनको समझने के लिए उन्होंने क्या कार्य दिया। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा पेंडुलम का प्रयोग। यानी कि पेंडुलम जो होता है वह एक लोलक होता है, यानी कि जो एक लकड़ी की सहायता से या किसी छड़ की सहायता से लटका दिया जाता है, जिसका प्रयोग हम भौतिक विज्ञान में करते हैं। तो जो कि दोनों दिशाओं में भ्रमण करता है, यानी कि जो पेंडुलम एक सुई की तरह होता है जो कि दोनों दिशाओं में गति करता है। तो जो पेंडुलम होता है इसका प्रयोग मित्रों प्याजे जी ने किया था। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा पेंडुलम का प्रयोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा कि अंतर्दृष्टि इनसाइट के माध्यम से अधिगम के सिद्धांत का अर्थ क्या है। यानी कि मित्रों जो अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है उसके माध्यम से जो अधिगम का सिद्धांत उसका अर्थ क्या है। चलिए मित्रों देखते हैं इसके ऑप्शन। तो मित्रों इसका पहला ऑप्शन जो है वह है कि अधिगम के लिए विचार, तर्क और बुद्धिमत्ता जैसी उच्च क्रमिक मानसिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। यानी कि जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, यानी कि इसे हम चाहे सूझ का सिद्धांत कहें, जो कि हमारे जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया, यानी कि इसके जो प्रवर्तक हैं वह हैं बर्दिमर और उनके प्रयोगकर्ता हैं वह हैं कॉलर और कोपका, जिन्होंने एक चिंपांजी पर प्रयोग किया था जो कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो इसके अंदर यदि अधिगम के लिए विचार, तर्क और बुद्धिमत्ता जैसी उच्च क्रमिक मानसिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। चलिए मित्रों अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रयास और त्रुटि के द्वारा अधिगम करना, जहाँ समस्याओं को विभिन्न प्रयास द्वारा बार बार हल करना एक विशेषता है जो कि सफलता तक जारी रखती है। मित्रों यह उत्तर तो इसका हो नहीं सकता, क्योंकि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है यह थार्नडाइक के द्वारा दिया गया है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा कि अधिगम जो एक विशेषज्ञ द्वारा दिए गए सबूतों को देखने और उनके संचार कौशल की नकल करने से होता है। मित्रों नकल करने वाली बात तो कहीं भी अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में कही नहीं गई। तो मित्रों तीसरा ऑप्शन भी इसका गलत होगा। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। एक प्रकार के अधिगम या समस्या को हल करना जो किसी समस्या के विभिन्न हिस्सों के संबंधों को समझने, उस स्थिति को समझने के माध्यम से अचानक होता है। यानी कि मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि मित्रों जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक जो है वह मानते हैं कि एक बालक के सामने कोई समस्या ला दो और जो समस्या का जो जब हल निकालता है, जो समस्या का जो सॉल्यूशन निकालता है, तो मित्रों जो समस्या का समाधान जब एक बालक निकालेगा तो वह अचानक निकालेगा। यानी कि उनकी सूझ द्वारा ही उसमें जो समस्या का समाधान जब निकालता है तो वह अचानक ही आता है। यानी कि समस्या की जब सूझ उत्पन्न होती है एक बालक के अंदर तो वह अचानक होती है। यानी कि जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है, यानी कि जिन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है, तो वह यही मानते हैं कि जब भी कोई समस्या आती है तो उसका समाधान एक बालक अचानक ही निकालता है। तो उसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, उस विकार का नाम बताएं जो ध्यान की कमी के कारण बनता है। यानी कि वह विकार कौन सा है जिसमें ध्यान की कमी का कारण बनता है, यानी कि इसमें ध्यान की कमी आने लगती है। क्या वह डिसलेक्सिया होता है, क्या वह डिसकैलकुलिया होता है, क्या वह डिसग्राफिया होता है, क्या वह ADHD होता है। तो मित्रों जो डिसलेक्सिया जो होता है वह एक पढ़ने संबंधी विकार होता है, और जो डिसकैलकुलिया जो होता है वह एक गणना संबंधी विकार होता है, और जो डिसग्राफिया जो होता है वह एक लेखन संबंधी विकार होता है, यानी लिखने संबंधी विकार होता है। मित्रों जो ADHD जो होता है वह एक जो ध्यान में जब एक बालक के या एक व्यक्ति के ध्यान में कमी आ जाती है तो वह इस रोग से ग्रसित हो जाता है। यानी कि ADHD मित्रों जो ADHD का जो फुल फॉर्म जो होती है, यानी कि इसका पूर्ण रूप जो होता है वह होता है एंटेरज डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यानी कि जो एंटेरज डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यानी कि मित्रों जब व्यक्ति जो ADHD रोग होता है इससे जब ग्रसित हो जाता है तो उसमें किसी भी चीज़ के प्रति ध्यान रखने की क्षमता का उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। मित्रों यह विकार हम यूँ कहें, यह विकार जो होता है वह लगभग ऐसे परिवारों में अत्यधिक होता है यहाँ पर द्वंद्व की स्थिति पैदा होती है। यानी कि जिन परिवारों में अत्यधिक झगड़ा होता है और जिस परिवार में जो बच्चों के प्रति, पढ़ाई के प्रति उनमें अत्यधिक जोर डालते हैं, यानी कि वह परिवार जो बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाई करने के लिए उत्सुक करते हैं, यानी कि उन पर जोर डालते हैं या दबाव डालते हैं, तो ऐसे परिवारों के बच्चों में लगभग जो ADHD रोग होता है इससे वह ग्रसित हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ADHD। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा कि अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित कौन सा मॉडल व्यवहार संज्ञानात्मक और पर्यावरणीय कारकों के परस्पर क्रिया के आधार पर मानव कार्य और व्यक्तित्व की व्याख्या करता है।
मित्रों जो अल्बर्ट बांडुरा जो हैं, इन्होंने कौन सा मॉडल व्यवहार संज्ञानात्मक और पर्यावरणीय कारकों के परस्पर क्रिया के आधार पर मानव और कार्य व्यक्तित्व की व्याख्या करता है। यानी कि इनका वह कौन सा सिद्धांत है या कौन सा मॉडल है जो प्रस्तावित करता है कि संज्ञानात्मक और पर्यावरणीय कारकों के परस्पर क्रिया के आधार पर मानव कार्य और व्यक्तित्व की व्याख्या करता है। तो मित्रों देखते हैं इसके ऑप्शन हम, क्या वह आत्म प्रभारित कारिता के अंतर्गत आता है, क्या वह पारस्परिक नियतिवाद के अंतर्गत आता है, क्या वह व्यक्तित्व सिद्धांत के अंतर्गत आता है, क्या वह ऊर्ध्वपातक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा पारस्परिक नियतिवाद। चलिए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहार की पुनरावृत्ति को बढ़ावा देता है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो व्यवहार की पुनरावृत्ति को बढ़ावा देगी। यानी कि वह कौन सा कारक है जो व्यक्ति जब कोई भी व्यवहार करता है, चाहे वह अच्छा हो चाहे वह व्यवहार बुरा हो, तो उसकी पुनरावृत्ति के लिए कौन सी चीज़ बढ़ावा देती है। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा पुनर्वलन। यानी कि हम किसी भी व्यक्ति या बालक को हम जब कोई पुनर्वलन देते हैं या कोई पुरस्कार देते हैं तो वह उस कार्य को बार बार करता है या उस कार्य को बार बार दोहराता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा पुनर्वलन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सूचना को संभालने और उससे अनुभव प्राप्त करने में शामिल प्रक्रियाओं पर केंद्रित है। यानी कि वह कौन सा सिद्धांत है जो सूचनाओं को संभालने यानी कि सूचनाओं को वह संभालेगा भी और उससे अनुभव प्राप्त करने की प्रक्रियाओं भी उसमें शामिल होंगी। क्या वह सूचना प्रक्रियाकरण उपागम है, क्या वह सामाजिक प्रशासनिक उपागम है, क्या वह सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम है, क्या वह मनोलैंगिक उपागम है। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा सूचना प्रक्रियाकरण उपागम। क्योंकि मित्रों सूचनाओं के ही द्वारा व्यक्ति किसी भी चीज़ को संभाल सकता है या उसे अनुभव कर सकता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा मित्रों वह होगा सूचना प्रक्रियाकरण उपागम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जाहुदा के अनुसार आदर्श मानसिक स्वास्थ्य के घटकों में से एक है। जो मित्रों जाहुदा जो एक मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार आदर्श मानसिक स्वास्थ्य यानी कि जो आदर्श मानसिक स्वास्थ्य जो होता है यानी कि एक आदर्श स्वास्थ्य जो हो यानी कि एक अच्छा स्वास्थ्य जो हो उनके घटकों में से कौन सा एक प्रमुख है। क्या वह निर्भरता है, क्या वह समाज से अलग होना है। मित्रों ये तो उसका उत्तर हो नहीं सकता। स्वतंत्रता मित्रों ये भी नहीं हो सकता या निर्भरता ये भी नहीं है। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। मित्रों जब एक व्यक्ति के अंदर जब वह स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखेगा यानी कि वह स्वयं के लिए एक अच्छा दृष्टिकोण रखेगा कि मैं ऐसा कार्य कर सकता हूँ या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ या मैं ही ऐसा कार्य कर सकता हूँ, यानी कि वह अपने प्रति जब सकारात्मक दृष्टिकोण बना लेगा तो उसका जो एक आदर्श मानसिक स्वास्थ्य होगा वही इसके अंतर्गत आएगा। यानी कि जो एक सकारात्मक दृष्टिकोण जो होता है यानी कि जो एक घटक जो प्रमुख है वह एक सकारात्मक दृष्टिकोण है जिसके अंतर्गत मनुष्य एक सकारात्मक यानी कि एक आदर्श मानसिक स्वास्थ्य विकसित कर सकता है। यानी कि व्यक्ति के अंदर जब सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हो जाएगा तो वह किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से या अच्छे से कर सकता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समीपस्थ विकास के क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है। मित्रों जो प्रश्न जो है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी कि निम्नलिखित जो 4 कथन नीचे दिए गए हैं उन कथनों में से जो समीपस्थ विकास के क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है यानी कि जो विकास का सबसे अच्छा वर्णन करे वह कथन कौन सा है। तो चलिए मित्रों देखते हैं इसका पहला ऑप्शन है एक शिक्षार्थी बिना सहायता के क्या कर सकता है या कर सकती है और मार्गदर्शन के साथ साथ वह हासिल कर सकता है या सकती है, इसके बीच अंतर। मित्रों में से तो इसका ऑप्शन यही सही लग रहा है, फिर भी अगला देखते हैं। अकादमिक ज्ञान आधारित परीक्षणों से बुद्धिमत्ता का पता चलता है। मित्रों ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि अकादमियों के द्वारा ही ज्ञान पर आधारित परीक्षणों से ही बुद्धि का पता चले, तो ऐसा तो नहीं है। बच्चा अपने दम पर आवश्यक कौशल विकसित करता है, तो मित्रों ऐसा भी नहीं है कि बच्चा अपने ही दम पे कोई भी आवश्यक कौशल विकसित करे, तो ये भी गलत होगा। सब कुछ स्वयं भी खोज लेना, मित्रों ऐसा भी जरूरी नहीं कि वह सब कुछ स्वयं भी खोज ले। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें
एक शिक्षार्थी बिना सहायता के क्या कर सकता है और वह मार्गदर्शन के साथ साथ क्या हासिल कर सकता है। यानी कि एक शिक्षार्थी का समीपस्थ जो विकास का सबसे अच्छा वर्णन जो करता है वह यही ऑप्शन करता है। एक शिक्षार्थी जो है वह बिना सहायता के क्या कर सकता है और एक मार्गदर्शन के साथ साथ जब एक बालक को या एक व्यक्ति को जब मार्गदर्शन मिले तो वह उसके साथ साथ क्या हासिल कर सकता है। यानी कि जब उसे मार्गदर्शन मिल रहा है और जब उसे मार्गदर्शन नहीं मिल रहा तो वह क्या कर रहा है, और जब उसे किसी की सहायता नहीं मिल रही तब वह क्या कर रहा है। तो जब इसमें अंतर वह करने लग जाए तो वह उसके विकास का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। यानी कि यही बिंदु जो है जो कि विकास का जो समीपस्थ विकास के क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा कि थॉर्नडाइक का कौन सा नियम तैयारियों पर जोर देता है। यानी कि मित्रों थॉर्नडाइक के जो 2 नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने जो कि सीखने के, एक है मुख्य नियम और दूसरा है गौण नियम। जो मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं वह 3 नियम आते हैं और जो गौण नियम के अंतर्गत आते हैं वह 5 नियम आते हैं। जो थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम कहें चाहे हम प्राथमिक नियम कहें उसके अंतर्गत आता है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। मित्रों जो तैयारियों पर आधारित होता है यानी जो तैयारियों पर जोर देता है, यानी कि जो तत्पर होने पर जोर देता है वह होता है तत्परता का नियम। यानी कि एक व्यक्ति जब तक तत्पर नहीं होगा तब तक हम उससे कोई भी कार्य नहीं करा सकते। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा तत्परता का नियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा कि वैज्ञानिक अनुसंधानात्मक अधिगम पद्धति में खाली स्थान। मित्रों जो वैज्ञानिक अनुसंधानात्मक अधिगम पद्धति जो होती है उसमें खाली स्थान क्या हो सकता है। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, बच्चों को वैज्ञानिक विचार पूरी तरह से पता चलते हैं। मित्रों ऐसा तो जरूरी नहीं है कि बच्चों को वैज्ञानिक विचार पूरी तरह से पता चलें। बच्चे मार्गदर्शन के बिना काम करते हैं, बच्चे मार्गदर्शन के बिना कार्य करते हैं। मित्रों ये भी गलत लग रहा है। शिक्षक बच्चों का पूरा मार्गदर्शन करता है। मित्रों ऐसा भी जरूरी नहीं शिक्षक बच्चों का पूरा मार्गदर्शन करे। शिक्षक जरूरत पड़ने पर इनपुट देता है। मित्रों यही इसका उत्तर जो है सर्वाधिक प्रभावकारी लगता है। तो उसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि जो मित्रों जो वैज्ञानिक अनुसंधानात्मक अधिगम पद्धति में शिक्षक जरूरत पड़ने पर इनपुट दे, यानी कि जब बालक जब वैज्ञानिक अनुसंधानात्मक अधिगम करे या प्रयोग करे, जब शिक्षक जरूरत पड़ने पर ही उन्हें सहायता करे या मार्गदर्शन दे तभी जाके बच्चा अच्छे से अधिगम कर पाएगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा कि एक बच्चे को उसके शिक्षक द्वारा ध्यान से देखा जाता है। यानी कि एक बच्चा जो है उसको एक शिक्षक बड़े ही ध्यान से देख रहा है क्योंकि उसके दोस्तों को परेशानी का कारण जाना जाता है। क्योंकि उसके दोस्त जो हैं दोस्तों को परेशानी का कारण जाना जाता है, भले ही बच्चे ने कभी कुछ गलत नहीं किया हो। निम्नलिखित में से कौन सा इसका वर्णनात्मक है। चलिए मित्रों देखते हैं इसके ऑप्शन। क्या वह एल्गोरिथम है। मित्रों ये तो हो नहीं सकता। क्या पारगमन तर्क है। ये भी नहीं हो सकता। मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3। मित्रों जो स्वभावोन्मुखी होती है, यानी कि बच्चे का ऐसा स्वभाव बन गया है कि जब एक बच्चे को उसके शिक्षक द्वारा ध्यान से देखा जाता है क्योंकि उसके दोस्त जो हैं यानी दोस्तों को परेशानी का कारण जाना जाता है, यानी कि इस प्रकार का उसका स्वभाव बन गया। यानी कि अभ्यावेदन जो है रूस्टिक होती है, यानी कि स्वभाव जैसा बन गया है। इसी वजह से उनको लगता है कि वह दोस्तों को परेशानी का कारण समझ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा अभ्यावेदन हेरुस्टिकी या स्वभावोन्मुखी। चलिए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पिछड़े बच्चे वंचित बच्चे कौन हैं। यानी कि जो बच्चे पिछड़ गए हैं, यानी कि वह बच्चे लगभग होते तो सामान्य हैं लेकिन किन्हीं भी कारणों से वह सामान्य बच्चों से पिछड़ जाते हैं। या सामान्य बच्चे या पिछड़े बच्चे या वंचित बच्चे इनमें से कौन से हैं। क्या वह मंद अधिगम करता है, क्या वह विलक्षण अधिगम करता है, क्या दिव्यांग अधिगम करता है या असाधारण अधिगम करता है। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा मंद अधिगम करता। मित्रों जो मंद गति से अधिगम कर रहे हैं, यानी कि जो सामान्य बालकों से पिछड़ी अवस्था में, यानी कि सामान्य बच्चों से मंद अवस्था में अधिगम कर रहे हैं, यानी कि मंद स्थिति में, यानी कि धीरे धीरे सीख रहे हैं, वही पिछड़े बालक होते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा मंद अधिगम करता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा कि रचनात्मक चिंतन का अंतिम चरण क्या है। मित्रों जो रचनात्मक चिंतन जो होता है उसका अंतिम चरण होता है सत्यापन। यानी कि हम किसी भी चीज़ का हम चिंतन करते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उसके
पहले तैयारी शुरू करते हैं, उसके बाद उसका मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकन करने के बाद ही सत्यापन किया जाता है क्या इसमें सत्य है और क्या असत्य पाया गया है। यानी कि जो रचनात्मक चिंतन का जो अंतिम चरण होता है वह होता है सत्यापन। जब तक हम किसी भी चीज़ का सत्यापन नहीं करेंगे तब तक वह चिंतन पूर्ण नहीं हो सकता। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा सत्यापन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा कि डाल्टन योजना द्वारा बनाई गई थी। मित्रों जो डाल्टन योजना है वह बनाई गई थी हेलेन पार्क हस्ट के द्वारा। मित्रों यह एक अमेरिकी शिक्षा शास्त्री हैं जो कि एक महिला हैं, यानी कि इनका पूरा नाम है कुमारी हेलेन पार्स्व हस्ट। इन्होंने मित्रों 1912 में 8 से लेकर 12 वर्ष की जो आयु के बालक थे इन्होंने इन पर प्रयोग किए थे। यानी कि जो डाल्टन योजना जो है इनका इन्होंने वास्तविक प्रयोग जो किया था वह किया था 1913 से 1915 के मध्य। लेकिन मित्रों याद देने योग्य बात यह भी है कि जो प्रयोग जब इनका चल रहा था जो कि 1913 से लेकर 1915 के मध्य, तब उसी दौरान अमेरिका में 1914 से लेकर 1918 के मध्य जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके कारण इन्होंने इनके प्रयोग को वहीं पर रोक दिया, यानी कि स्थगित कर दिया। इसके बाद में उन्होंने 1920 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य के डाल्टन स्थित विद्यालयों में जो इनका डाल्टन प्रयोग था यानी कि डाल्टन योजना जो थी वह प्रारंभ की थी। तो मित्रों इनका वास्तविक प्रयोग जो किया था उन्होंने 1913 से 1915 के मध्य किया था। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा हेलेन पार्क हस्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है हमारा कि एक छात्र को मातृभाषा में सीखने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि वह खाली स्थान को आसान बनाता है। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा बोध। क्योंकि मित्रों जब एक छात्र को उसकी मातृभाषा सीखने की अनुमति दी जाती है तो वह किसी भी चीज़ के बोध को आसान बना देती है। यानी कि वह किस प्रकार का बोध करता है, यानी किसी भी चीज़ के बारे में क्या सोचता है, कैसे सोचता है, तो उसका जो बोध जो करेगा तो उसको वह आसान बना देगी जब एक बालक को उसकी मातृभाषा में सिखाया जाता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा बोध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है हमारा कि अधिक जानकारी और समीपस्थ विकास के क्षेत्र संज्ञानात्मक विकास पर खाली स्थान सिद्धांतों के मुख्य सिद्धांत हैं। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा वाइगोत्स्की। मित्रों जो अधिक जानकारी और समीपस्थ विकास के क्षेत्र में जो संज्ञानात्मक विकास पर जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत हैं वह मुख्य सिद्धांत हैं, क्योंकि वाइगोत्स्की ने ही मित्रों इस बारे में मुख्य सिद्धांत दिए हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा वाइगोत्स्की। हालांकि मित्रों में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देखा जाए तो वह तो दिया था जीन पियाजे जी ने, लेकिन मित्रों जो वाइगोत्स्की जो हैं उनके सिद्धांतों को संज्ञानात्मक विकास पर मुख्य सिद्धांत माने गए हैं। उसका सही उत्तर जो होगा वह होगा वाइगोत्स्की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अधिकांश स्कूलों में खाली स्थान शिक्षक का प्रावधान नहीं है। मित्रों जो अधिकांश स्कूल जो होते हैं उनमें विशिष्ट शिक्षकों का प्रावधान नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा विशिष्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है हमारा कि खाली स्थान मास्लो के प्रेरणा के पदानुक्रम की आवश्यकता के अनुसार बुनियादी ज़रूरतें हैं। यानी कि जो मास्लो ने जो आवश्यकता का सिद्धांत दिया है, यानी कि इन्हें मानवतावादी विकास के जनक कहा जाता है अब्राहम मैस्लो को, इनके पदानुक्रम में के अनुसार क्योंकि बुनियादी ज़रूरतें जो होती हैं इसके अंतर्गत उन्होंने एक सिद्धांत दिया है। इन्होंने इसको एक पिरामिड के रूप में समझाया है। इन्होंने विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं, यानी कि एक व्यक्ति की 5 आवश्यकताएं जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। यानी कि सबसे पहले उसे शरीर की आवश्यकता होगी, यानी कि शारीरिक मांग की आवश्यकता। दूसरे नंबर पे आती है शारीरिक सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरे नंबर पे जो आती है वह आती है समाज की आवश्यकता। चौथे नंबर पे जो आती है वह आती है सम्मान की आवश्यकता। और अंतिम में जो आती है वह आती है आत्म सिद्धि की आवश्यकता। मित्रों इसके अनुसार जो कि जब व्यक्ति को शरीर की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है तब वह शरीर की सुरक्षा चाहता है। जब उसे शरीर की सुरक्षा प्रदान हो जाती है तब वह तीसरे नंबर पे चाहता है कि अब उसे एक समाज मिले। अब जब उसे एक समाज मिल जाता है तब वह उस समाज में सम्मान चाहता है। अब जब उसे उस समाज में भी सम्मान मिल जाता है तब वह चाहता है कि अब उसकी आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए। यानी कि मित्रों जो मास्लो जी जो हैं उनके अनुसार केवल 5% व्यक्ति ही जो आवश्यकता का पदानुक्रम है उसका जो अंतिम सोपान है, यानी कि अंतिम चरण जो है उसमें केवल 5% व्यक्ति ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं। अन्यथा जो चौथे नंबर तक जो आती हैं उस पर तो लगभग सभी व्यक्ति पहुंच जाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो आता है मित्रों वह आता है, देखते हैं कि इसकी बुनियादी ज़रूरतें कौन कौन सी हैं आवश्यकता के पदानुक्रम में। क्या सुरक्षा और अनुमान? मित्रों ये भी नहीं है। शारीरिक और आत्मबोध? मित्रों शारीरिक तो ये तो पहले नंबर पर आ जाता है, आत्मबोध होता है ये अंतिम चरण होता है। मित्रों जो विश्वास और प्यार की आवश्यकता यह भी प्रथम नहीं है, बुनियादी ज़रूरत नहीं है।
मित्रों जो शारीरिक और सुरक्षा की आवश्यकता जो होती है वह प्रथम आवश्यकता होती है, यानी बुनियादी ज़रूरतें होती हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा शारीरिक और सुरक्षा की आवश्यकता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है हमारा कि एक शिक्षक गलत अवधारणाओं को दूर करने के लिए इनमें से किसका व्यवहार नहीं कर सकता। यानी कि मित्रों एक शिक्षक जो होता है जब उसे किसी गलत अवधारणाओं को दूर करना हो तो वह इसके लिए किस व्यवहार यानी कौन सा व्यवहार नहीं कर सकता। तो देखते हैं मित्रों, तत्काल प्रतिक्रिया मूल्यांकन का दृष्टिकोण, क्या यह नहीं कर सकता। क्या वह आत्मनिर्देशन में सीखना, यह नहीं कर सकता। क्या वह एक इकाई से पहले और बाद में प्रश्नोत्तरी की शैली का मूल्यांकन, मित्रों ये तो हो नहीं सकता। फिलिप कक्षा दृष्टिकोण, मित्रों ये भी नहीं हो सकता। तत्काल प्रतिक्रिया, मित्रों ये भी उसका उत्तर नहीं होगा। मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा आत्मनिर्देशन में सीखना, यानी कि वह आत्मनिर्देशन में ही सीखना सर्वाधिक पसंद करता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा आत्मनिर्देशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को प्रतिरूपण मॉडलिंग अधिगम सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि वह कौन सा सिद्धांत है जिसे प्रतिरूपण या मॉडलिंग अधिगम सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। क्या उसे विकासात्मक अधिगम सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, क्या उसे सामाजिक अधिगम के रूप में जाना जाता है, क्या उसे ट्रांसफॉर्मेटिव अधिगम सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, क्या अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। मित्रों अंतर्दृष्टि तो ये सूझ का सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों ने दिया है, ये प्रतिरूपण का सिद्धांत तो हो नहीं सकता। ट्रांसफॉर्मेटिव अधिगम सिद्धांत, मित्रों ये भी नहीं हो सकता। अगला सिद्धांत है मित्रों सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। हाँ जी मित्रों, जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत होता है मित्रों इसे ही प्रतिरूपण मॉडलिंग या प्रतिरूपण अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। मित्रों जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है उसी को हम प्रतिरूपण अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है हमारा, चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण तौर पर क्या सम्मिलित होता है। मित्रों जो चिंतन होता है, जब व्यक्ति चिंतन करता है यानी किसी भी चीज़ के बारे में सोचता है, यानी कि जब वह तर्क करता है तो महत्वपूर्ण रूप से क्या उसमें शामिल होता है। तो मित्रों इसमें तर्क ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से शामिल होता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा तर्क। मित्रों आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न था और मित्रों आज की क्लास हमारी समाप्त होती है और आशा करता हूँ मित्रों कि आपको यह क्लास अच्छे से समझ में भी आई होगी और जो मैंने 30 प्रश्न मित्रों आपको बताए हैं यह आपको मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है और आशा करता हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में भी आए होंगे। तो चलिए मित्रों जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।